सब लोग एक अपोकलिप्टिक सर्वाइवल गेम में ट्रांसपोर्ट हो गए। लोग सुपर पावर्स के लिए लड़ते लड़ते पागल हो गए। मैं अकेला था जिसने अनलिमिटेड मनी चूज किया। सब हंस पड़े और बोले मैं इडियट हूं। उन्होंने कहा अपोकलिप्स में कैश बेकार होगा, पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था। ज़ॉम्बीज असली थ्रेट नहीं थे, सुपर पावर्स वाले जिंदा लोग कहीं थे। तब सिस्टम का अनाउंसमेंट बज उठा। हम 300 प्लेयर्स सीधा गेम में ड्रॉप कर दिए गए। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया कि रियल वर्ल्ड में हम सब एक्चुअली मर चुके हैं। सेकंड चांस पाने के लिए हमें इस अपोकलिप्टिक गेम के एंड तक सरवाइव करना होगा। फिर नेक्स्ट फेज आया। अब स्टार्टिंग आइटम्स चूज करने का टाइम था। मैंने शेल्फ पे रखी चीजें जल्दी से देखीं। मोस्टली रैंडम सुपर पावर्स का मिक्स था। बाकी प्लेयर्स उन्हें लेने के लिए पागल होकर लड़ रहे थे। मैं सीधा लिस्ट के लास्ट पेज पे गया। बिल्कुल नीचे मुझे एक कॉइन दिखा जिसमें एंडलेस वेल्थ लिखा था। मैंने बिना सोचे तुरंत उसे उठा लिया। मेरा क्लास मॉनिटर वैंग टैंग जो मेरे साथ आया था, उसने माइंड कंट्रोल चूज किया। मुझे कॉइन लेते देख वो खुद को रोक नहीं पाया और मेरा मजाक उड़ा दिया। मार्क, तू सच में पैसे के लिए इतना डेस्परेट है? दुनिया खत्म होने वाली है, कैश तेरा क्या करेगा? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो क्लास ब्यूटी लियू रुयान की तरफ मुड़ गया। उसने पावर ऑफ लव चूज की थी। मैं हर इंसान को अपने प्यार में गिरा सकती हूँ। ज़ॉम्बीज भी मुझसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। लव मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैं डेफिनेटली सरवाइव करूंगी। जैसे ही सब आइटम्स क्लेम हो गए, सिस्टम ने फिर अनाउंस किया और सबको 1 साल दिया अपनी एबिलिटीज ट्रेन करने के लिए और आने वाली वॉर के लिए रेडी होने को। अपोकलिप्स मोड ऑफिशियली 12 महीने बाद स्टार्ट होगा। सिर्फ एक विनर इस गेम से बाहर निकलेगा। सिर्फ लास्ट सर्वाइवर ही ग्रैंड प्राइज लेगा। ये रूल सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। जो लोग टीम बनाने वाले थे अब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, सब एनिमी थे। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और वहां से निकल गया। तुरंत अपना अपोकलिप्स सर्वाइवल प्लान स्टार्ट कर दिया। मैंने वर्ल्ड मैप स्कैन किया और पैसिफिक में एक आइसोलेटेड आइलैंड पे नजर टिकाई, जो किसी फॉल्ट लाइन पे नहीं था, बड़े स्टॉर्म्स के एरिया से बाहर था। नेचुरल फ्लैट एरिया था जो एयर स्ट्रिप बनाने के लिए परफेक्ट था। माउंटेन से घिरा हुआ था जो नेचुरल कवर दे सकते थे। मैंने 1 बिलियन देकर सीधा आइलैंड खरीद लिया। मैंने कैजुअली इसका नाम फ्यूचर आइलैंड रख दिया और बोला कि मैं टूरिज्म के लिए डेवलप कर रहा हूं। मैंने एक साथ 10 मैसिव क्रूज शिप्स खरीद ली, एनपीसीज के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और सारी हैवी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल्स आइलैंड पर भेज दिए। मैंने एनपीसी एग्जीक्यूटिव से स्ट्रिक्ट एनडीए साइन करवाए। उन्हें खुद नहीं पता फ्यूचर आइलैंड एक्चुअली कहां है। जैसे ही क्रूज शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंचे, वर्कर्स ने एक मेकशिफ्ट एयर स्ट्रिप बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने 100 प्लेन्स चार्टर किए और दुनिया भर से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बुलाए। वर्कर्स दिन रात मेहनत करते रहे ताकि फ्यूचर आइलैंड पूरी तरह ऑफ द ग्रिड रहे। मैंने पहले ही सिग्नल जैमर्स खरीद लिए और सब वर्कर्स के फोन कॉन्फिस्केट कर लिए। मैंने आइलैंड पर 10 अल्ट्रा रीइंफोर्स्ड फोर्ट्रेसेस बनवाए। सारे मटेरियल्स टॉप ग्रेड और हाईएस्ट स्टैंडर्ड के थे। उन्हें मैग्नीट्यूड 12 अर्थक्वेक तक झेलने के लिए डिजाइन किया गया। हर फोर्ट्रेस का एक्सटीरियर कैमोफ्लाज था। सैटेलाइट्स ऊपर से कुछ डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सब सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन था। असली डूम्सडे बंकर अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड बंकर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स और बायोकेमिकल अटैक्स को सर्वाइव कर सकता था। टनलिंग ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर सॉलिड स्टील को ब्रेक नहीं कर सकते थे। सरफेस फोर्ट्रेसेस से अंडरग्राउंड जाने के सीक्रेट पैसेजेस थे, पर वो इतने नैरो थे कि एक टाइम में सिर्फ एक इंसान घुस सकता था। अंदर पूरा मेज जैसा स्ट्रक्चर था। अगर किसी तरह सही रास्ता मिल भी जाए तो मेन डोर तक पहुंचना ट्रैप्स से बचने की गारंटी नहीं देता। अगर एक पैसेज डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं दूसरे पैसेजेस से वापस सरफेस पर आ सकता हूं। अपोकलिप्स में एनर्जी सब कुछ होती है, इसलिए पावर सप्लाई के लिए मैंने विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल किए, साथ ही टाइडल और न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स भी। पानी का सिस्टम भी इजी था। मैंने रेन वाटर कलेक्टर्स और सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम्स लगाए, साथ ही ग्राउंड वाटर प्यूरिफिकेशन इक्विपमेंट भी, जो कंटैमिनेटेड अपोकलिप्स वाटर को ड्रिंकेबल बना सके। इसके अलावा इंस्टेंट हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, इंस्टेंट लो टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट भी लगाया। बंकर के सीवेज के लिए एक डेडिकेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम था। फ्लड रिस्क को देखते हुए सब वॉल्स वाटरप्रूफ की गईं। ब्लास्ट डोर्स बंद होने पर एयर टाइट सील हो जाते। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम काफी स्ट्रांग था।
मैंने मल्टीपल एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स इंस्टॉल किए ताकि अंडरग्राउंड शेल्टर में हमेशा क्लीन और सफिशिएंट एयर रहे। बैकअप के लिए मैंने 1 लाख ऑक्सीजन कैनिस्टर्स भी स्टोर किए ताकि जरूरत पड़े तो मैं खुद को बंकर में सील कर सकूं। मैंने 12 सेपरेट कंपार्टमेंट्स बनाए, अगर एक या दो फेल हो जाएं तो बाकी काम संभाल सकें। हर कंपार्टमेंट का अपना फंक्शन था। 3 कंपार्टमेंट्स में लेटेस्ट ऑटोमेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई, जिसमें वेजिटेबल्स उगाई जा सकती थीं, फिश रेज की जा सकती थीं और चिकन्स भी रखे जा सकते थे। मैंने 2 वेयर हाउसेज में इतना सप्लाई स्टॉक किया कि 10 साल तक चल सके, मेडिसिन, फूड और वाटर। जब भी एनपीसीज को मेरे कंस्ट्रक्शन पर शक होता, मैं बस उन्हें टिप देकर चुप करा देता। फिर मैं ईगल लैंड गया और हैवी वेपनरी खरीदी, जिसमें मोबाइल कॉम्बैट रोबोट्स और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स शामिल थे। और क्योंकि मैं इतना ज्यादा पे कर रहा था, मैंने ब्लैक मार्केट के थ्रू 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले लिए। कहीं एक बे में मैंने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और एक जेट स्टैश किया। अंडरग्राउंड बंकर से एक टनल सीधा सबमरीन डॉक तक जाता था। एबिलिटी वाले प्लेयर्स को आइलैंड तक पहुंचने से रोकने के लिए मैंने ओरिजिनल आइलैंड साइट पर आर्टिफिशियल रीफ्स लगाए ताकि कोई भी बड़ा वेसल आए तो अटक कर डूब जाए। शोर के पास मैंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई जो पूरी कोस्ट लाइन को कवर करती थी, और सराउंडिंग वाटर्स में मैंने एक्सप्लोसिव्स प्लांट कर दिए। मैंने रेडार सिस्टम्स भी इंस्टॉल किए ताकि आइलैंड के पास आने वाली किसी भी चीज को डिटेक्ट करके टाइम पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। मैंने स्काई में एक मैसिव इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाया ताकि इन्फेक्टेड बर्ड्स आइलैंड पर लैंड ना कर सकें। सिर्फ 1 साल में आइलैंड की डिफेंसेस फुली ऑपरेशनल हो गईं, और एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए मैंने दुनिया भर में टूरिज्म साइट्स डेवलप करने का ड्रामा भी किया ताकि प्लेयर्स को शक ना हो। वो रिजॉर्ट्स एक्चुअली बैकअप लोकेशंस थे जहां मैं बिना रीफ्यूलिंग के फ्लाई कर सकता था। लास्ट बैच ऑफ एनपीसीज को भेजने के बाद आइलैंड पर सिर्फ मैं रह गया। मैंने एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी खरीदी और ऑर्बिट में 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स का कंट्रोल ले लिया ताकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन चलता रहे। उस 1 साल में मैंने दुनिया भर की एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज एक्वायर की, और फाइनल वीक में मैंने सब प्लेन्स और शिप्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि सबसे अमीर आदमी ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन खत्म कर दिया है। एनपीसीज को लगा वो पागल हो गया है, लेकिन प्लेयर्स समझ गए ये ग्लोबल टाइकून भी उनका कंपटीशन है। प्लेयर्स के चैट इंटरफेस में एक नोटिफिकेशन आया। वैंग टैंग ने मुझसे पूछा, मार्क तो वो ग्लोबल टाइकून तू ही है ना? वो अकेला था जिसने मुझे इन्फिनिट वेल्थ पिक करते देखा था, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। 1 हफ्ते बाद अपोकलिप्स आ गया। जिन प्लेयर्स ने अपनी एबिलिटीज मैक्स कर ली थीं, वो एक्शन के लिए रेडी थे। पब्लिक स्क्रीन पर 300 प्लेयर्स के नाम और आईडीज दिखे। मैं नंबर 99 था, वैंग टैंग नंबर 100 और लियू यान रिन नंबर 101। अटेंशन, अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। ये गेम तब तक चलेगा जब तक सिर्फ एक प्लेयर बचा रहे, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपोकलिप्स की शुरुआत एक वर्ल्ड वाइड डाउनपोर से होगी। लगातार दिनों तक बारिश ने मैसिव फ्लडिंग ट्रिगर कर दी। फ्यूचर आइलैंड भी हिट हुआ, लेकिन आइलैंड इतना छोटा था कि 2 दिन में ही बादल आगे बढ़ गए। मुझे तो अंडरग्राउंड बंकर में छुपने का टाइम भी नहीं मिला। पर एबिलिटी यूजर्स पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गए। वो भी इस दुनिया में बिल्कुल ब्रोक आए थे। पूरा साल अपनी पावर्स ट्रेन करते हुए साथ में पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते रहे। उनकी हालत समझना मुश्किल नहीं था। जो सप्लाईज उन्होंने स्टॉक की थी वो बिल्कुल पैथेटिक थी। सिर्फ कुछ प्लेयर्स जो अपनी पावर्स का यूज क्राइम के लिए कर रहे थे वही विला तक पहुंच पाए। उन्होंने बेसमेंट में शेल्टर बनाया, पर फ्लड सबसे पहले बेसमेंट में घुसा और उनकी सारी सप्लाईज बर्बाद हो गईं। पूरा विला पानी में डूब गया। कुछ प्लेयर्स ने अंडरग्राउंड गराजेस में शेल्टर बनाए थे, वो भी कंप्लीटली फ्लड हो गए। हाई फ्लोर शेल्टर्स फिलहाल सेफ थे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंडरग्राउंड प्लेयर्स की जो थोड़ी बहुत सप्लाईज थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और सब पैनिक करने लगे। और मैं आराम से स्नैक्स खा रहा था और लाइव स्ट्रीम देख रहा था। स्ट्रीमर कर्टन्स के पीछे छुपकर सामने वाली बिल्डिंग को सीक्रेटली फिल्म कर रहा था। एक प्लेयर फायर पावर्स यूज करके सप्लाईज लूट रहा था। ब्रो, ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, ना ही कॉस्प्ले, ये रियल एबिलिटी यूजर है। ये पहले हमारे कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी गार्ड था, अब दरवाजे जला रहा है। ये इसकी 10th रॉबरी है। चैट एक्सप्लोड हो रहा था। तो एबिलिटी यूजर सच में रियल हैं? क्या इसका मतलब अपोकलिप्स आ गया? स्ट्रीमर संभल के वो बिल्डिंग खत्म करके तेरे पास आएगा। किसी ने पूछा, फायर पावर रिलायबल है? फायर पावर वाले प्लेयर ने एनपीसीज को अलर्ट कर दिया। तुरंत स्वॉट ऑफिसर्स रेस्क्यू बोट्स में कॉम्प्लेक्स में आ गए और बिल्डिंग को गन्स के साथ सराउंड कर लिया। स्ट्रीमर के हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। गाइस, पहली बार गन फाइट देख रहा हूं। इस गार्ड की फायर इंसेन है। उसने सेकंड्स में स्टील गेट पिघला दिया। स्वॉट टीम बिल्डिंग में घुस गई। हैवी गन फायर स्टार्ट हो गया।
अचानक रूफटॉप से एक फिगर उड़ा और सीधा फ्लड में गिर गया। कुछ ही देर में उस प्लेयर का नाम ग्लोबल चैट में ग्रे हो गया, मतलब वो मर चुका था। तभी वैंग टैंग ने मुझे फिर मैसेज किया, मार्क, टीम अप करते हैं, हम पुराने क्लासमेट्स हैं, हमारे नंबर्स भी पास में हैं, साथ रहे तो एंड तक पहुंच जाएंगे। वो बार बार वीडियो रिक्वेस्ट्स भेज रहा था, पर मैंने इग्नोर किया। अगर हम लास्ट 2 बचे तो वो माइंड कंट्रोल से मुझे मार देता और अकेला जीत जाता। वो मेरी इंटेलिजेंस को अंडर एस्टिमेट कर रहा था या अपनी को ओवर एस्टिमेट। पानी और इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी थी, फूड खत्म हो रहा था। 3 महीने की फ्लड ने एनपीसीज की होप तोड़ दी। आखिर किसी ने रिस्क लेना शुरू किया। हर जगह लूट और आग लगने लगी। प्लेयर्स भी भीड़ में घुल मिलकर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, पर एबिलिटीज छुप नहीं सकती थीं। ऊपर तक बात पहुंची और डायरेक्ट ऑर्डर आया, एबिलिटी यूजर्स को पकड़ो। जो भी पकड़ा गया उसे रिसर्च फैसिलिटीज भेज दिया गया। 1 महीने में 30 प्लेयर्स के नाम पब्लिक स्क्रीन पर आ गए। सब प्लेयर्स डरा हुआ परिंदा बन गए। हर कोई टेंशन में, और मैं बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहा था। कभी वेजिटेबल्स चेक करता, मैंशन में गेम्स खेलता, पूल में स्विम करता। फ्यूचर आइलैंड मेरे लिए पैराडाइज था। लाइफ परफेक्ट चल रही थी, लेकिन गुड टाइम ज्यादा देर नहीं टिकते। आखिर मुझे एक्सपोज कर दिया गया। किसी ने एनोनिमसली वर्ल्ड चैट में पोस्ट किया, प्लेयर 99 दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने अपोकलिप्स से पहले बहुत शेल्टर्स बनाए होंगे, उसे ढूंढो सब बच जाएंगे। साइलेंट चैट एकदम ब्लास्ट हो गया। प्लेयर 99 बाहर आ, तू अकेला मजे कर रहा है और हम सफर कर रहे हैं। कितना क्रूअल है। ऐसे प्लेयर्स को एलिमिनेट करो। 99 को ढूंढो और सब बचेंगे। सब प्लेयर्स पागल हो गए, जैसे मुझे जिंदा छील देंगे। मैं सिर्फ शांति से रहना चाहता था, पर तुमने मुझे पैकेट बना दिया। मैंने वर्ल्ड चैट में मैसेज भेजा, डाउन करो सब काम। मैं ही प्लेयर 99 हूं। तुम्हें शेल्टर्स चाहिए, मैं दे सकता हूं, पर मैंने सिर्फ 4 कंट्रीज ड्रैगन, ईगल, हैंड्स और कैंगरू में शेल्टर्स बनाए हैं, और हर शेल्टर में मैक्स 20 लोग आ सकते हैं। मैंने वर्ल्ड मैप पे 4 स्पॉट्स मार्क किए हैं। तुम 200 से ज्यादा हो, सब फिट नहीं होंगे, लेकिन मैं पासवर्ड्स दे रहा हूं। जो पहले पहुंच गया वो बच जाएगा। मेरे पीछे मत आना। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला, सब प्लेयर्स पागल हो गए। जो पहले शेल्टर पहुंच गया वो फ्लड से बच जाएगा। एक रात में ही कुछ प्लेयर्स पहुंच भी गए, मोस्टली स्पीड एबिलिटीज वाले। शेल्टर्स हाई ग्राउंड पर थे, इसलिए सेफ थे। अंदर जाते ही उन्हें पैराडाइज जैसा फील हुआ। मैंने इन्हें जानबूझकर लैविश बनाया था। हर फैसिलिटी अवेलेबल थी। फ्रीजर्स में फ्रोजन फीस्ट्स भरे पड़े थे। प्लेयर 58 ने प्राउडली लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था शेल्टर मिलेगा और इतना लग्जूरियस होगा। पैसा सच में हैप्पीनेस खरीदता है। अंदर लोग स्टेक और लैम्प खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे। टेबल डेलिकेसीज से भरी थी। प्लेयर 58 बोला, 12 लोग ऑलरेडी अंदर हैं। उन्होंने वोट करके ड्रैगन किंगडम शेल्टर को लॉक कर दिया है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। बाहर वाले प्लेयर्स अभी भी रास्ते में थी। स्ट्रीम देखते ही उनका कंट्रोल चला गया। शेल्टर के बाहर प्लेयर्स वेव्स में पहुंचने लगे। फ्लड में डूबने या भूख से मरने के बजाय उन्हें ये लाइफलाइन पकड़नी ही थी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें डेस्परेट बना दिया। वो अंदर वालों से दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगे, पर अंदर वालों ने सब कुछ डेड बोल्ट कर दिया था। चाहे वो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करें या पावर्स यूज करें, अंदर घुसना इम्पॉसिबल था। तभी मैं अचानक चैट में बोला, कैपेसिटी 20 थी ना, अभी भी 8 लोग आ सकते हैं। मेरे पास एक और ओवरराइड कोड है। डोर्स लॉक्ड होने के बाद भी मैं एक्सेस दे सकता हूं। हिडन डोर साउथ ईस्ट में है। वॉल के बेस में जो डेकोरेटिव ब्रिक है उसे घुमाओ, डोर खुल जाएगा। बाहर वाले प्लेयर्स पागल होकर उस हिडन डोर की तरफ भागे। उन्होंने ब्रिक घुमाई और सच में वॉल में एक हिडन डोर रिवील हो गया। अब सब लास्ट 8 स्पॉट्स के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। एक कमजोर सी लड़की पीछे रह गई। तभी उसके हाथों से वाइन्स निकली और आगे वालों को गिराने लगी। एक ब्लेड एबिलिटी वाला प्लेयर तुरंत वाइन्स काट के मुड़ गया और विंड ब्लेड से उस लड़की का गला काट दिया। वो सबसे पहले डोर तक पहुंचा, कोड डाला और गेट खुल के अंदर घुस गया। उसके बाद एक और प्लेयर ने लाइटनिंग स्ट्राइक से भीड़ गिरा दी और दूसरा भी अंदर घुस गया। तीसरा प्लेयर एंट्री के पास था, तभी जमीन पर पड़ा एक प्लेयर उसकी टांग पकड़ लेता है। वो क्रीपी स्माइल देता है और जहर लगे नाखून उसकी थाई में घुसा देता है। वेनम वाला प्लेयर खुद उठकर गेट की तरफ भागने ही वाला था कि पीछे से स्टील हार्डेंड आर्म उसके सीने के पार निकल जाता है। सैंक्चुरी की एंट्रेंस पर एक एक करके प्लेयर्स मरने लगे। सर्वाइवल की इच्छा ने उनकी इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी छीन लिया। तब क्लियरली समझ आता है कि सिस्टम ने ये एबिलिटीज ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए नहीं दी थी, ये उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए दी गई थी। अंदर वाले प्लेयर्स भी अब शांत नहीं रह पा रहे थे। उनके पास स्पीड एबिलिटीज थी, पर क्लियरली उनमें रियल फाइटिंग पावर की कमी थी। अगर उन्होंने गेट सील नहीं किया होता और हाई कॉम्बैट स्टैट्स वाले प्लेयर्स को अंदर आने दिया होता, तो क्या वो खुद सिटिंग डक्स नहीं बन जाते? ब्लेड और लाइटनिंग वाले प्लेयर्स जो अभी अभी अंदर घुसे थे, उन्हें तुरंत ये बात समझ आ गई। उन्होंने जल्दी से टीम बनाई और बाहर वाले प्लेयर्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उसी वक्त पब्लिक स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बढ़ने लगे। प्लेयर डेथ्स लगातार इंक्रीज हो रही थी। इंसान की फितरत हर जगह सेम होती है। ब्रूटल डेथ मैचेस बाकी 3 सैंक्चुरीज में नहीं शुरू हो गए। मैं सारे सर्विलेंस फीड्स देख रहा था, लेकिन मुझे वैंग टैंग कहीं नजर नहीं आया।
वैसे भी वो सैंक्चुरी क्यों जाता। तभी जैसे किस्मत से वैंग टैंग का मैसेज आया, मार्क देख, हमने कभी अलायंस नहीं बनाया, फिर भी कितनी स्मूथ कोऑर्डिनेशन है। हम तो अलाइज बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज करने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। मुझे हॉट सीट में डाल दिया। सब तेरा ही काम था। इतना गुस्सा मत हो। अगर मैंने वो प्लान नहीं बनाया होता तो हम इतने प्लेयर्स को एक साथ कैसे मरवाते। तुझे तो मुझे थैंक करना चाहिए। मैंने तेरा कंपटीशन क्लियर कर दिया। जब हम चैट कर रहे थे तब सेंचुरी फुल कैपेसिटी पर पहुंच गया और गेट ऑटोमेटिकली सील हो गया। बाहर खून नदियों की तरह बह रहा था। जो अंदर नहीं आ पाए वो अब भी बेकार में स्ट्रगल कर रहे थे। अंदर वाले प्लेयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके लिए क्या आने वाला है। मैं बस मुस्कुराया। क्या हो सकता है। मैंने वैंग टैंग से कहा, अफसोस तू सैंक्चुरी में नहीं है। और उसी के साथ मैंने एक बटन दबा दिया। एक ही पल में अंदर दबाए गए हजारों टन एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट हो गए। शॉक वेव ने शेल्टर के बाहर बचे प्लेयर्स को भी चकनाचूर कर दिया। एक्सप्लोजन के बाद प्लेयर काउंट 116 से गिरकर सिर्फ 91 प्लेयर्स बचे। थोड़ी देर बाद वैंग टैंग का मैसेज आया, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया। असिस्ट के लिए थैंक्स, वरना इतने प्लेयर्स को एक जगह जमा करना मुश्किल था। जो प्लेयर्स बिना प्लेन या शिप के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे वो अब खत्म हो गए। मैं 1 साल से प्लान बना रहा था कि सबको एक साथ कैसे खत्म करूं। वो शेल्टर्स ही उनकी कब्र बन गए। शेल्टर एक्सप्लोजन की न्यूज इतनी जल्दी बाहर नहीं पहुंच सकती थी। बाकी सर्वाइविंग प्लेयर्स को कुछ पता नहीं था, पर वैंग टैंग को तुरंत पता चल गया। मतलब वो कहीं दूर से सब देख रहा था। तब सिस्टम ने मुझे मैसेज दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सबसे ज्यादा किल्स वाले प्लेयर बन गए हो। तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है। मैं मुस्कुरा